किसमें? स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया है, ठीक। उसकी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी हो तो गया है। स्क्रीनिंग इफेक्ट में देखे थे ना कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, ये खुद भी तो लिखा हुआ है इसने नीचे डायग्राम में। हाँ चलिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। अब आओ किसकी तरफ, अब हम लोगों को देखना है डायगोनल रिलेशनशिप। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एक बार फटाक से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और वो भी कौन सी वाली, फंडामेंटल या इंडिपेंडेंट, जो अपने वेरिएशन के लिए दूसरे किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। उसमें तीन चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। फटाफट से रिकॉल कर लो तीनों की पीरियोडिसिटी। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे, मतलब डाउन द कॉलम, ऊपर से नीचे चलेंगे तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने के कारण बढ़ता जाता था, ठीक। होमोलोगसली उसको किसके साथ पढ़ते हैं हम लोग, किसके साथ रिजेंबल करते हैं, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, ये बताया ना मैंने आप लोगों को, हाँ ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर अगली चीज़ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या था, न्यूक्लियस का जो फाइनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे वो कहलाएगा न्यूक्लियर चार्ज। और उसके लिए एक शर्त क्या थी कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो डिक्रीज हो रहा था, जबकि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाने से रोकते हैं, और उस रोकने के दौरान जो वो इमेजिनरी स्क्रीन या इमेजिनरी वॉल क्रिएट करते हैं, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये वर्ड भी मैंने लिखवाया था, शील्डिंग इफेक्ट, लिखे हो आप लोग बेटा? अगर नहीं लिखा है तो जहां हेडिंग डाले थे ना स्क्रीनिंग इफेक्ट, वहां पे स्लैश करके लिख लीजिएगा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, क्यों उसको शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इमेजिनरी शील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, ऊपर से नीचे चलेंगे डाउन द कॉलम तो इंक्रीज, एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट remain either it can be said to remain unchanged or decreases, somehow that can be considered as decreasing, ठीक। चलिए, अब आज हम लोगों को कहानी शुरू करनी है किससे, अरे ठीक है चलो मेटालिक बिहेवियर से चालू कर लो। मेटालिक बिहेवियर, ठीक। अच्छा, अब मेटालिक बिहेवियर में आने के पहले थोड़ा सा बताओ तो बेटे, होता क्या क्या है मेटालिक प्रॉपर्टी। उसका लस्ट्रस होना, लस्ट्रस का मतलब हाँ उसमें शाइन होती है। इस चीज़ का एक्सेप्शन कौन है, जिंक। गोल्ड में शाइन नहीं होती क्या, आयोडीन, याद है क्लास 10 में पढ़ा था, आयोडीन जो है उसमें शाइन नहीं होता, जबकि जिंक और ये जो है क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम, जैसे जैसे वो कोरोड होते हैं, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब नया बर्तन आता है तब वो शाइन करता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें खाना पकाते पकाते, पानी रखते रखते, उसको मांजते मांजते वो क्या हो जाता है, उसका शाइन ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज उनमें भी शाइन रहती है। तो वो इकलौता क्या बोलना चाहिए एलिमेंट जो क्या है शाइन नहीं होता, वो आयोडीन है, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा वापस इसमें, आयोडीन जो है वो मेटल नहीं है, ठीक। तो मेटल्स में अगर देखोगे तो मेटल्स में लस्ट्रस मतलब वो क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनका शाइनी सरफेस होता है, शाइनी अपीयरेंस। वो सोनोरस होते हैं, सोनोरस का मतलब उन पे जब मैकेनिकल ट्रीटमेंट या मैकेनिकल शॉक दोगे तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है बेल, मतलब मंदिर में जो जाते हो जो घंटी है, ठीक, वो भी क्या है, इसी का सोनोरस नेचर का ही एग्जांपल है। फिर साइकिल में जो आप लोगों की घंटी है वो भी क्या है, इसी प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, ठीक। उसके बाद फिर दे आर सेड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसमें, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक। और कुछ, दे आर डक्टाइल, दे आर मैलिएबल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डक्टिलिटी,
किसी मेटल को पीस मतलब पीट करके क्या करो आप, बिल्कुल थिन वायर्स निकाल पाओगे, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डक्टिलिटी और डक्टाइल नेचर। एंड व्हाट डू वी मीन बाय मैलिबिलिटी? उसकी पतली पतली शीट्स फॉर्म करना। ठीक, आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे ये जो दरवाज़ा बहुत बढ़िया एग्जांपल है, लोहे को पीट करके क्या कर दिया, उसकी शीट बना दी। ठीक, आप लोगों को भी मालूम है ये जो एल्यूमिनियम सेक्शन है भी, तो ये असल में क्या है, शीट्स है ना, उन शीट्स को आपस में बेंड किया है। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने रिकॉल कर ली फटाफट में कि क्या चीज़ के लिए, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब मेटेलिक बिहेवियर में बेटा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है और डायगोनल रिलेशनशिप में भी नहीं है। इसमें बस आपको ये जानना है कि ये होता क्या है और इसका वेरिएशन कैसा है। अच्छा, थोड़ा सा याद करके बताओ, किसी भी प्रॉपर्टी के वेरिएशन का जो ट्रेंड है या जो पैटर्न है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? पीरियोडिसिटी। बढ़िया है, फैशन तो उस ट्रेंड को बोलते हैं भाई। चलिए, अब मेटालिक बिहेवियर में थोड़ा सा रिकॉल करके देखो तो बेटा, ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने बनाना सीखा है, आपने देखे हैं पहले के वीडियोस? अच्छा ठीक है, आप देखना, उसमें ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपने का मतलब है टोटल कितना, 118। मैंने आप लोगों को वो लिखवा दिया 118 कब, 114 था पहले, उसके बाद 118 हुआ, वो सब लिखवा दिया मैंने। 2016 यानी कि जब आप क्लास 2 या 3 में थे, ठीक, उस टाइम पे वो आप उसको देखोगे ना वीडियो में, उसमें सब है, बुक में तो नहीं है ये सारा इन्फॉर्मेशन। तो जून 8 के पहले तक या जून 8 तक कितना था, 114 था, इसलिए आपकी बुक में जो लिखा वाला मटेरियल है उसमें 114 है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उसमें 118 है। तो एनसीईआरटी ने एक जगह अपडेट कर दिया, दूसरी जगह अपडेट करना भूल गए उन लोग। और जब जून 8 2016 को एक्स्ट्रा 4 को जोड़े, तब उनका सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया गया था। क्या क्या एटॉमिक नंबर? 13, 15, 113, 15, 17 और 118। ठीक, लेकिन नवंबर 28, ये भी डेट लिखवाई है मैंने, नवंबर 28, 2016 को क्या हुआ, ये जो 4 थे इनका सिंबल और नेम वो IUPAC ने अप्रूव किया। तो अभी करंट कंडीशन क्या है, 118। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, अभी करंट जो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है कितना, 128। ठीक, हाँ, लेकिन जो आपका पीरियोडिक टेबल है अब वो और एक्सटेंड नहीं हुआ है अभी तक के, तो इसलिए बाकी जो 10 एलिमेंट है उनकी पोजीशन अभी तक के फिक्स नहीं है। ठीक, तो इसलिए अभी अपने नॉलेज में क्या रख करके चलना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अभी अपने लिए 118 का ही कैलकुलेशन है। और उस 118 में से भी जो मैं आप जाकर के जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में आउट ऑफ 118 हम लोगों ने 102 एलिमेंट्स को ऐसे सॉल्व करना सीख लिया था, मतलब बनाना पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। इन लोग घर जाकर के प्रैक्टिस किए नहीं होंगे, तीनों का मुंह देख के पता चल ही रहा है। शट अप। तो अभी तक क्यों नहीं देखे? सगाई थी तुम्हारी कि लड़की वाले आए थे, उनके लिए समोसा और गुलाब जामुन लेने गए थे? हो गया भाई। चलिए, अब आप लोगों को हल्का फुल्का कुछ ये तो आइडिया है ही कि एस ब्लॉक के एलिमेंट, बेटा मैंने साइलेंट फीचर्स में लिखवाया है, एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? एग्जैक्टली, दे आर कॉल्ड द एल्कली मेटल्स। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप किस में आते हो, डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट देते हैं? क्योंकि ये धीरे धीरे मेटेलिक से नॉन मेटेलिक की तरफ जाने लगते हैं। ठीक, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा 10th में कि उधर साइड में जो है वो कौन रहता है, पी ब्लॉक में, और मैंने साइलेंट फीचर्स में लिखवाया भी है कि पी ब्लॉक में क्या रहता है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक, तो इससे अपने को क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया बेटा कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ खिसक रहे हैं, यानी कि मेटलिक बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होता चल रहा है। ठीक, अगर मेटल ही डिक्रीज होता चल रहा है और मेटल से हम लोग नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं,
इसका मतलब मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, ठीक। जबकि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम कहाँ तक, वो भी पी ब्लॉक पे, तो ये चीज़ एप्लीकेबल है भी नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक में कौन है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। लेकिन हम लोग बात किसके लिए कर रहे हैं, मेटेलिक बिहेवियर। तो मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम कहाँ तक के लिए, सिर्फ यहाँ तक के लिए। हाँ, क्या होगी कहानी कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलोगे मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, एक एग्जांपल देखिए। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है बेटे क्लास 10th में कि जितने भी मेटल होते हैं, मेटल के कंपाउंड, ये हमेशा कैसे बनते हैं, बेस। याद है? चलो आप लोग जिद कर रहे हो तो एक मैं एग्जांपल दिखा, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सोडियम। ठीक, सोडियम के कितने कंपाउंड अपने पास होते हैं बेटे, 5 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से 5 टाइप है वो बताओगे थोड़ा सा? ये तो 10th का ही पढ़ा हुआ है बेटे, कैसे कर रहे हो यार। ओहो, ये ढांचा बाद में बनाना, अभी जो पूछ रहा हूं वो बताओ। कौन कौन से 5 क्लास ऑफ कंपाउंड 10th में पढ़े हो आप लोग बेटे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में? नहीं याद आ रहा? अरे ईमानदारी से बताओ भाई, नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। सोडियम का एग्जांपल इसलिए लिया है मैंने क्योंकि 10th में आप लोगों ने सोडियम से ही पढ़ा है पूरा। ठीक, पहला क्लास ऑफ कंपाउंड होता है बेटे ऑक्साइड। ठीक, याद करो ये Na2O, ये बेसिक नेचर का है, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है। याद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसमें एक हेडिंग ही है कि आर द मेटल ऑक्साइड्स बेस, ऐसा टाइप का एक है टॉपिक। आप लोग के पास 10th की बुक है कि बेच दी है कवाड़ी को? शायद, वेरी गुड, ठीक। अच्छा ठीक है, अगर दे दिया है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर बेच दिया तो बहुत गलत बात है। ठीक, तो देखना, या फिर घर जा कर के भी देखोगे तो भी चलेगा। सोडियम का एक तो होता है, सिर्फ सोडियम का नहीं, जितने भी उधर पे मेटल है अपने पास सब में, एक तो होता है क्लास ऑफ कंपाउंड ऑक्साइड। उसके बाद होता है कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब CO3- ऐड करना है, तो इसके साथ क्या कंडीशन होगी, जल्दी बताओ। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। आपको मालूम है ये क्या है, बेस है ये। तो क्या कहते हैं इसको, कौन सा सोडा, वो तो NaOH है भाई ना, ये नहीं है बेकिंग सोडा, दिस इज वॉशिंग सोडा। ठीक, अगला क्लास ऑफ कंपाउंड आता है बाइकार्बोनेट, जिसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक, बाइकार्बोनेट, सोडियम के बाइकार्बोनेट का एग्जांपल देखो, NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 10th की NCERT बुक में ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम भी लिखा हुआ है। ये क्या है, ये भी बेस है। कैसे मालूम चला, क्योंकि 10th में ही आप लोगों ने पढ़ा था कि इसका यूज़ किस में करते हैं, इनो, मतलब एंटासिडेंट, एंटासिड जो है वो, जैसे कि इनो है, फिर वो गैसोफास्ट वगैरह है, उन सब में क्या डाला हुआ है, यही डाला हुआ है। ठीक, डन, पक्का, ठीक है। अब क्या, अगला क्लास ऑफ कंपाउंड आता है मेटल का हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड। सोडियम का हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है बेटे, NaOH, और सोडियम का हाइड्राइड होता है NaH। आपको तो मालूम ही है NaOH क्या है, एसिड है कि बेस है, कॉमन सॉल्ट है वो। ये बेस है, और कॉस्टिक सोडा इसी को बोलते हैं। ठीक,
तो ये आप लोगों ने क्लास 10th में टुकड़े टुकड़े में पढ़ा है, मैंने उन सबको एक साथ इकट्ठा करके आपके पास ये जिस्ट दे दिया उसका कंक्लूजन। ठीक, तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो बेटा कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके कंपाउंड्स दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर या बेस। अच्छा, बेस होने के साथ साथ इनकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि मेटल जो है ये क्या बनाते हैं हमेशा, कैटायन। ये कहाँ पढ़ा आप लोगों ने, क्लास 10th में ही एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में, कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कैटायन, और जितने नॉन मेटल है वो बनाते हैं एनायन। तभी मेटल और नॉन मेटल के मिलने से सॉल्ट बनता है। तो एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट बनता है ये तो है, लेकिन उसको थोड़ा अपने सोचने का दायरा बढ़ाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब आप मेटल और नॉन मेटल मिलाओगे तब भी सॉल्ट बन रहा है। जैसे सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों को मिलाया NaCl, सॉल्ट है। ठीक, सोचने का दायरा थोड़ा बढ़ाने का है अपने को। चलिए, अच्छा अब ये बनाता है कैटायन। ठीक, अब थोड़ा सा सोच के देखो तो बेटे इसमें क्या क्या था। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, एक तरफ आप मानो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों में किस में से इलेक्ट्रॉन निकाल के कैटायन बनाना आसान है? देखो मैं आपको हिंट कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, ठीक, तो शर्त क्या है भाई, अगर आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब न्यूक्लियस के साथ उसकी जो भी बॉन्डिंग है वो आपको तोड़नी पड़ेगी। ठीक, जब आप उस बॉन्डिंग को तोड़ोगे तभी इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते हो, लॉजिक है। ठीक, एक मिनट। तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से उड़ाने के लिए क्या होना चाहिए कि इस न्यूक्लियस की पकड़ उस पर बहुत कम होनी चाहिए। और आपको अभी तक तो इतना पता चल गया है कि न्यूक्लियस की पकड़ बाहर वाले ऑर्बिट पे कब कम 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 होती जाएगी, जब एटम का साइज बढ़ता जाएगा। यही है ना भाई, डिस्टेंस बढ़ेगा तो वहां से उड़ाना आसान है। तो अब बताओ भाई, पोटेशियम पक्का डन। अगर हम लोगों का कंक्लूजन ये है कि पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालकर कैटायन बनाना आसान है, तो क्या हम लोगों का कंक्लूजन ये नहीं होगा कि इन तीनों में अगर ये कैटायन इजीली बना रहा है तो ये मेटल भी ज़्यादा है, मतलब मेटलिक बिहेवियर भी ज़्यादा है इसमें। क्यों? क्योंकि ये जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन देगा उतने जल्दी बेस बनाएगा। डन। क्या चीज़ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा? बेटे याद करो, ये 1 2 3 4 याद आया। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं सीधा सीधा एक एक ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है। पोटेशियम के पास 4 ऑर्बिट है, इसके सोडियम के पास 3 ऑर्बिट और लिथियम के पास 2 ही ऑर्बिट। अब ऑर्बिट जितना कम होगा न्यूक्लियस की पकड़ उतनी तगड़ी रहेगी ना बाहर के इलेक्ट्रॉन पे। अब इसमें 4 ऑर्बिट यानी कि न्यूक्लियस की पकड़ है तो लेकिन बहुत कम है, यानी वहाँ पे हल्की सी भी एनर्जी दे करके आप इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते हो। और इलेक्ट्रॉन जितनी इजीली आप लेकर के जाओगे उतना जल्दी आप कैटायन बनाओगे, और जितनी जल्दी आप कैटायन बनाओगे उतना ही बढ़िया बेस कहलाओगे। ठीक, तो इससे क्या मालूम चल गया कि मेटेलिक बिहेवियर जो है मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज कर रहा है। ठीक, लिख लीजिए क्यों डेफिनेशन। अभी जितना समझ में आता है अपने से उतना लिख ही लो, और अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है तो घर जाके आप वीडियो देखेंगे ही, उससे और अपने नोट्स अपडेट कर लीजिएगा। ये वाली चीज़ तो लिख लो बेटा, क्योंकि ये आप लोगों को 10th का था लेकिन आप लोग भूल चुके हो।
हो गया, चलें आगे। चलो बेटे, चलिए अब अगली जो फंडामेंटल पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक। अच्छा, अब लकीली इसमें ना कोई पीरियोडिसिटी नहीं पढ़नी अपने को, अपने पास ये देखना है कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, ठीक। अब इसमें होगा क्या, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, बुक में निकाल लीजिए। सर इधर एक में भी चलेगा, एक में भी चलेगा, पीरियोडिक टेबल। तो पेज नंबर क्या है? हाँ आ गया। चलिए अब इसमें ना बेटा कहानी क्या है, जैसे आप देखो लिथियम और मैग्नीशियम मिला बेटे, लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है। आप लोगों के पास बुक में है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इसी में ही समझिएगा। ठीक, ये है 3, ये है 4, ये है 11, ये है 12, ठीक। यहाँ पर बैठा था कौन, हाइड्रोजन, और इधर पे और जो भी बैठा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब इसके ठीक उस पार में मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में से डी ब्लॉक को फिलहाल हटा रहा हूँ। यहाँ पर कौन बैठेगा, बोरॉन बैठेगा, उसके नीचे एल्यूमिनियम, और इधर पे आएगा कार्बन और सिलिकॉन नहीं है भैया, सिलिकॉन है वो, ठीक। ये है 5, ये है 13, ये है 6, ये है 14, ठीक। अब देखो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। अब अपने को मालूम चल चुका है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे चलते हैं एटॉमिक साइज बढ़ती है, ठीक। लेकिन अपने को ये भी मालूम है जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। यानी कि यहाँ से इधर आए, लिथियम से सोडियम आए, एटॉमिक साइज बढ़ गई, और सोडियम से मैग्नीशियम चले गए तो एटॉमिक साइज कम हो गई। तो कहानी क्या है या सेंस क्या है कि लिथियम और मैग्नीशियम, इसका साइज सोडियम से कम, मैग्नीशियम इसका साइज सोडियम से कम। क्यों ज़्यादा, क्यों सर? डन, आगे चलूं? हाँ, तो अब क्या है बेटे, इसका साइज इससे कम है, इसका साइज इससे कम है, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, होता है, ठीक। यानी कि अगर इन दोनों का साइज सोडियम से कम था तो क्या ये एज्यूम कर सकते हैं कि इन दोनों का साइज कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहा होगा, ठीक। सिर्फ इसी नाम से इन दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम आने लग गई। सेम कहानी क्या है, इस बेरिलियम और इस एल्यूमिनियम के बीच में, और ऐसे करके और 2-3 पेयर और है आपकी बुक में, जहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप लिखा हुआ है वहाँ पे दिया है ये, ठीक। डन बेटे। अब क्योंकि ये जो सिमिलैरिटी, ये जो रिजेम्बलेंस है, ये
डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट्स के बीच में है, इसीलिए इसको नाम मिल गया डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक, इसमें इससे ज्यादा डेप्थ में जाने का कुछ है भी नहीं, बस। तो इसमें शॉर्ट में अगर कुछ लिखने लायक लग रहा है तो लिखिए, वरना लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, इसका एक डेफिनेशन मैं लिखा देता हूँ, स्टेटमेंट लिखिएगा। व्हेन द डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट्स व्हेन द डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट्स when the diagonally present elements show resemblance in done show resemblance slash similarity। resemblance का मतलब होता है similarity। in क्या लिखा, सिमिलैरिटी इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कॉमा दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक, एग्जाम्पल लिथियम मैग्नीशियम। अच्छा, एक चीज़, एग्जाम में जब अगर मान लो आ गया डायगोनल रिलेशनशिप, तब ऐसे तो ये बनाते नहीं रहोगे। डायगोनल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लिखने का तरीका होता है क्या, जैसे ये आपकी कॉपी के पेज में लाइन है, ठीक। एग्जाम्पल जो आप लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, जैसे लिथियम 3 एरो देकर के नीचे वाले लाइन में आप लिखेंगे मैग्नीशियम 12। ठीक, ये था पहला एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बेरिलियम 4 एल्यूमिनियम 13। ठीक, डन। चलिए, अब हेडिंग डालिएगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज तो हो गई, अब अपने को देखना है क्या, डिपेंडेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, डिपेंडेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिखो ना, हेडिंग डालो ना, डिपेंडेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसमें 3 ही चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें बेटा, एक तो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको आपकी बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से, और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं बेटा, इन तीनों टॉपिक को अलग अलग पढ़ने की बजाय कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि होता है कि अगर आप कंपैरेटिव पढ़ोगे तो उस कंडीशन में समझ भी जल्दी आता है।
वाह राजकुमार। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टाइप चालू करें। लेकिन आप लोगों को मालूम है डिफरेंस बिटवीन हम लोग कैसा लिखते हैं, कितने कॉलम वाला? 4 कॉलम वाला। चलिए, 4 कॉलम कौन कौन से? पहला कॉलम होता है अपना सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर, कि कौन सी ऐसी चीज है जो उनमें डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ठीक, लिखने का ये जो तरीका है ये आप लोग यहाँ आके सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यारी दोस्ती में अपने क्लासमेट्स को मत बताते फिरना, ठीक? हाँ, क्योंकि बेटे फ्रेंडशिप गुड, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका वही दोस्त आपको बोर्ड एग्जाम में पछाड़ने के लिए अभी से मन बनाए बैठा है। आया समझ में? चलिए, हाँ एक चीज़ और, ये कंपटीशन सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होगा। वो मन बना के बैठा है कि वो आपसे नंबर अच्छे लाएगा, वो इस कंपटीशन में बैठा है कि उसको आपसे अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक, उसको आपसे ज़्यादा सुंदर बीवी मिलेगी, ये ठीक, उसकी नौकरी आप लोगों की नौकरी से ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर आपका कॉम्पिटिटिव आपका कॉम्पिटिटर, आपका बैचमेट, इवन जो एक बेंच पे एक साथ बैठ रहा है वो ऐसा रख रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी यारी दोस्ती एक लिमिट तक रखनी है, ठीक? अभी वैसे भी जय वीरू बनने वाली उम्र नहीं है तुम लोगों की। चलिए, डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर, उसके बाद क्या आएगा बेटे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, इसी आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आपकी बुक में दिया हुआ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से, ठीक है? और एंथैल्पी और पोटेंशियल सेम चीज़ होती है। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब भी एनर्जी, ठीक? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें हम लोग ना ऑल्टरनेटिव टर्म में लिखेंगे उसको, इसलिए यहाँ पे आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही सिर्फ लिखिएगा। अगली चीज़ आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरी चीज़ आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो गए बेटे? थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो। और हम लोगों ने एक चीज़ अभी तक तो सीख ही ली है, ट्रेंड क्या है? कभी भी अगर किसी भी 2-3 चीज़ों में डिफरेंस पूछे आपको, 2 चीज़ों में, तो पहला, तो जो पहला डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या रहना चाहिए? डेफिनेशन। ये ठीक है, क्योंकि ये अभी इतना मतलब ये लेंदी चलेगा बेटा, वो उधर कवर करेगा ही करेगा। हो गए भाई? चालू करें कहानी? चलो, अब इसमें इसको समझने के पहले इधर देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पहले इनको आप डायग्राम से समझिए। ये एक ऑर्बिट हो गया, ये एक और ऑर्बिट हो गया, ठीक, ये लो एक और ऑर्बिट हो गया। अब कंडीशन क्या है? ये 3 ऑर्बिट है जिसमें पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं बेटे?
2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पक्का। अब मान लेते हैं तीसरे ऑर्बिट में फिलहाल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक। अच्छा, तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 18 में से हम लोगों ने अभी फिलहाल 5 ही रखे हैं। अब कहानी क्या है बेटे, अगर ये एटम अकेला कहीं बैठा होता, अकेला एकदम तन्हा टाइप्स, तब ऐसे एटम को हम लोग क्या नाम देते? आइसोलेटेड। और आपको एक चीज मालूम, आइसोलेटेड का मतलब क्या है? जो अकेला पड़ा रहता है उसी को आइसोलेटेड बोलते हैं। चलिए, ये तो हो गई कहानी आइसोलेटेड की। दूसरी चीज थोड़ा सा सोच के बताओ तो, आइसोलेटेड एटम कौन से फेज में होना पॉसिबल है? सॉलिड, लिक्विड की गैस? गैस। क्यों? क्योंकि गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पड़े रहते हैं, आप बहुत इजीली एक पार्टिकल अलग कर लोगे। लिक्विड में नहीं कर पाओगे क्योंकि लिक्विड में गैस के मुकाबले थोड़ा पास पास होते हैं, और सॉलिड में तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि इसमें सॉलिड्स में तो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक। चलिए, तो अपने लिए पूरा स्टेटमेंट जो मतलब टेक्निकल टर्म है वो क्या बना? आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। चलो अब समझो बात को, ये कोई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसके हर इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से कुछ तो भी बॉन्डिंग है। ठीक। अब आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इनके बीच की इस बॉन्डिंग को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। अरे बात नहीं आपस में, इस बॉन्डिंग को अगर तोड़ेंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। पक्का। और 10th में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि बॉन्डिंग तोड़ने के लिए सबसे मस्त चीज क्या है? उसको हीट करना, उसको एनर्जी देना। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी जिसको देने से ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भागेगा, वो क्या कहलाएगा बेटे? वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? ये वो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। डन। पक्का। ठीक। अच्छा, अब एक चीज सोच के बताओ तो बेटा, क्लास 9th में पढ़ा चुके हो आप लोग ये किसमें? इन चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो कौन सा आयन बनेगा? वाह, बुद्धि के देवता। कैटायन बनता है। चैप्टर 1 में भी हम लोग देखे हैं इस चीज को। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो कैटायन बनता है हमेशा, और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनायन बनेगा। तो यहां हम लोगों को और क्या चीज मालूम चल गई बेटे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर है तो उस कंडीशन में रिजल्ट होगा अपना हमेशा कैटायन। क्यों? क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चल रही है कहानी। डन। चलो अब सोच के देखो कि अगर ये एटम 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट, मतलब एटम का साइज बहुत बड़ा 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 होते ही जा रहा है। ठीक। फर्स्ट ऑर्बिट से कंपेयर करो 6th ऑर्बिट वाले को, न्यूक्लियस की पकड़ किस पे ज्यादा है? फर्स्ट वाले पे ज्यादा पकड़ है। पक्का। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेहनत किसमें ज्यादा करनी पड़ेगी? ज्यादा जहां पे बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी वहीं पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आउटर वाले को तो कुछ लेना देना ही नहीं। ठीक है तो है, मतलब वहां तो हल्की फुल्की एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। डन। तो अपने को यहां से क्या कंक्लूजन मिल गया बेटे कि जैसे जैसे आप ऑर्बिट बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप एटम का साइज बढ़ाओगे, ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक। क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी ना इलेक्ट्रॉन उड़ाने के लिए। ठीक है। चलो इसके जस्ट उल्टे, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां है, इस इलेक्ट्रॉन को आप चाहते हो इस ऑर्बिट में बिठाना। ठीक है। तो आप सोच के बताओ तो
इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में एकदम ताकत से खींचने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए? कि न्यूक्लियस की पकड़ होनी चाहिए ना इस पे, ऑर्बिट पे, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को बिठाना चाह रहे हो। यानी खुद सोच के देखो, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है और मैं न्यूक्लियस हूँ, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट का है तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो बहुत स्ट्रांगली खींचूंगा मैं। ठीक, जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी पकड़ कम होती जाएगी। ठीक, अब कहानी क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाके अगर आप बिठाओगे तो उस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में बॉन्डिंग इस्टेब्लिश होगी। और एक चीज दिमाग में बिठा लो, बॉन्ड जब भी बनता है तब इलेक्ट्रॉन, मतलब जब बॉन्ड बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, ये चीज वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो उस कंडीशन में माइनस ऑफ एनर्जी, और अगर आपको बॉन्ड क्लीव करना है यानी कि तोड़ना है तो उस कंडीशन में एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी कि प्लस ऑफ एनर्जी। ठीक, यानी कंक्लूजन क्या निकला, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन बिठाने पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे निकलने वाली एनर्जी है, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अब अगली चीज अपने को देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ये कहती है कि ये किसी एटम की बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है। अब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे कि मान लो ये एक न्यूक्लियस तो है ही और ये एक और दूसरा एटम है। आप लोगों को एक चीज तो मालूम है ना बेटे कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच होती है। जो किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसी का इलेक्ट्रॉन तो शेयर होता है ना। मान लो कि ये दोनों शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी शेयरिंग से ही इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब थोड़ा सोच के बताओ तो बेटा, इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इन दोनों में से किसकी पकड़ ज्यादा है? क्यों बेटे, इसमें न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा फील होगा। ठीक, तो एटॉमिक साइज कम है। दूसरी चीज़, इसमें न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है भाई। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण न्यूक्लियस इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ बना के रखा है। अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच के लेके आएगा? यही लेके आएगा। ठीक, पक्का? चलिए, तो ये तीन चीजें तो हम लोगों ने समझ ली। अब लिखने की कहानी चालू। डेफिनेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल में लिखिएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जहां इलेक्ट्रॉन का n खत्म हुआ है वहां ऐसे लिखिएगा, S उसी लाइन में। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा जाएगा ये स्टेटमेंट। ठीक, ये लिखने का तरीका होता है। चलिए, क्या लिखा बेटे? electrons from the valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization potential.
ठीक, अब आपके स्कूल में हम लोग तो तीन पैरामीटर्स को डिफरेंट वो कर रहे हैं, तीन चीज़ों को डिफरेंस बिटवीन। आपके स्कूल में अगर दो का आएगा तो जिन दो का भी पूछेगा बस उसी को, इस पॉइंट को कॉपी पेस्ट करके आ जाना। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या है भाई? द एनर्जी रिलीज्ड on addition of the energy released on addition of on addition of electron, on addition of electron to the valence shell of, to the valence shell of isolated gaseous atom is called electron affinity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? अभी अभी हम लोगों ने देखा। ठीक, अच्छा, इन दोनों का डेफिनेशन लिखते टाइम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको लिखना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए अब इसमें क्या लिखना है आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन अभी अभी हम लोगों ने देखा कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the bonded pair of electrons, to attract the bonded pair of electrons is called electronegativity, is called electronegativity। ठीक है, चलो अब इसके बाद के जो पॉइंट्स है बेटा उसको मैं यहीं पे लिखते जा रहा हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। आप लोग घर जाकर के उसको वीडियो देख करके लिखना, इस बहाने देखना भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और खुद से लिखने की हैबिट भी हो जाएगी। ठीक, ये तो डेफिनेशन होगा भाई। अगली चीज़ आती है ऑल्टरनेटिव टर्म या ऑल्टरनेट टर्म। ठीक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का दूसरा नाम होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपकी बुक में यही नाम लिखा हुआ है। ठीक, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम होता है बेटे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एज सच कोई दूसरा टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी आपको पढ़ने नहीं बोलता। ठीक, तीसरी चीज इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज। अच्छा, जहाँ अगर आप लोग साथ साथ में लिख रहे हो तो इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज के नीचे मतलब 3-4 लाइन छोड़ के लिखिएगा इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अगली चीज इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगली चीज पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक ट्रेंड। अगली चीज ऑर्डर। अच्छा, और ये तीन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट।
क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट होने की शर्त क्या थी कि ये अपने पीरियोडिसिटी के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद आया? ठीक, चालू करें बेटे। साथ में नहीं लिख करके आप घर जाके लिख सकते हो उसको। चलें, चलिए देखिए, आप लोगों को अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी है। तो अब सोच के बताओ तो बेटे, एटम का साइज अगर बड़ा होगा तो एटम का साइज अगर बड़ा 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 होता जाएगा तो न्यूक्लियस की पकड़ आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कम 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 होती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। यही है ना भाई कहानी। अच्छा, क्यों आसान होता जाएगा, क्यों हम लोग ऐसा बोल रहे हैं न्यूक्लियस की पकड़? क्योंकि न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, तो उस अट्रैक्शन को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी कम होती जाएगी। तो क्या रिलेशन मिल गया अपने को कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, चलो अब आओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से खींच करके वहां पे बिठा रहा है। ठीक, जितनी ताकत से खींच के बिठाएगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी, और जितना कम ताकत से खींच के बिठाएगा उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। अब एटॉमिक साइज अगर छोटा हुआ तो क्या होगा, न्यूक्लियस की पकड़ आउटर ऑर्बिट पे ज़्यादा रहेगी, तब वो ज़्यादा ताकत से खींच पाएगा। यानी इसमें क्या हो गया कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस बाहर वाले ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को बिठाने के लिए उतना कमजोरी से खींच पाएगा, उतना कम ताकत से। यही सेंस निकलेगा ना। अगर एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस उतनी ताकत से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को खींच के बिठाएगा, तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी एटम का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। जस्ट इसके उल्टे अगर एटम का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस की पकड़ आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कम हो रही है, यानी न्यूक्लियस बहुत मुश्किल से उसको खींच के बिठा पाएगा। तो जब मुश्किल से खींच के बिठा पाएगा तो निकलने वाली एनर्जी भी कम होगी। यानी यहाँ पे भी क्या आपने को मिला बेटा, रिलेशन इनके बीच भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कंडीशन बिल्कुल उल्टी है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्यों कम होगी? बिल्कुल सेम है बेटा, उसमें भी तीनों में सेम है। क्यों कम होगी? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी एटम की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कब? जब उसकी न्यूक्लियर चार्ज कंटेंट ज़्यादा होगी, है कि नहीं? और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा कब होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे पकड़ कब ज़्यादा होगी, जब एटॉमिक साइज कम रहे। ठीक, तो एटॉमिक साइज मतलब ये चीज़ जो है ये तीनों में कॉमन है। न्यूक्लियर चार्ज, आप बताइए भाई, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों कम होगा भैया? न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो बाहर इलेक्ट्रॉन को उसने टाइटली पकड़ के रखा है ना, तब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को ताकत से खींच के बिठाएगा, और ये न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा हो गया तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ताकत से खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पे इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, यही था। ठीक, सोच के बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, यानी अंदर के इलेक्ट्रॉन चाह ही नहीं रहे कि वो बेचारा न्यूक्लियस के पास आए। ठीक, यानी जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को बाहर से उड़ाना उतना आसान। क्यों? क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन चाह ही नहीं रहे कि वो आए। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ती जाएगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक, सिमिलरली स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ती जाएगी
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस भले चाह ले कि बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन खींच के बिठाना, लेकिन इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स तो रिपेल कर रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण। और न्यूक्लियर चार्ज के साथ रिश्ता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इज नॉट न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस की 100 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे पकड़ उतनी ही कम होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। ठीक, तो इन तीनों पर बेस्ड अपने पास पीरियोडिक ट्रेंड क्या आया भाई? पानी पी लेना बेटा। कि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल decreases while moving from left to right ionization potential increases। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था। सेम ट्रेंड देखो, पैरामीटर्स तो सेम है, पैरामीटर सेम है ना भाई? हाँ जी। तो ये भी, ये तो अभी अपने समझने के लिए है, घर जाके आप लोग इसको वर्ड्स में लिखिएगा कि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। किधर? टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और इन तीनों में भी सेम कंडीशन है। ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। इसमें क्या होगा? मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, while moving from left to right electronegativity increases। हाँ जी, अब आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर में है IE1 इज लेसर देन IE2 लेसर देन IE3 एंड सो ऑन। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक, अगली क्लास में हम लोगों को देखना है कि ये जो ऑर्डर आया है ये ऑर्डर किस बेस पे आया, ठीक, क्या रीज़न है इसका। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम लोग कह रहे हैं कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ज़ीरो ग्रुप जो है नोबल गैस, उसको सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता। जबकि उससे जस्ट पहले जो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं। तो ऐसा क्यों है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर है ख़त्म। हाँ जी, किसमें? नॉमनक्लेचर में ऐसा इम्पोर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता बेटा, वो तो प्रैक्टिस की चीज़ है। रूल्स सारे सेम हैं।